यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। तो और बताइए, आज क्या था, होमवर्क क्या था? एन मोल्स आशीर्वाद चाहिए? बेटा, 1 मोल की वैल्यू नहीं पता तुम्हें, हैं? और ऊपर। हम्म, और ठीक है। हाँ भाई, वो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है वो मेरा ही है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय एके सर। फिजिकल केमिस्ट्री बाय एके सर। T.me। इसमें जैसे आज बीच में आई थिंक थोड़ी देर पहले क्लास रुक गई थी, तो कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। बट बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ आपको इस ग्रुप पर मिलना है। बस इस ग्रुप में अच्छी बात यह है कि कभी कभी आप डेली क्या पढ़ रहे हो, एक पॉजिटिव चीज़ इस ग्रुप में ही होती है कि दिन भर में आज आपने कितने आवर्स पढ़ाई की है, अपना स्कोर डाल सकते हो। समटाइम्स आपका कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, बट ये नहीं कि डाउट्स पूछ रहे हो। इतना टाइम शायद मेरे पास भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बस अभी कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, कुछ इश्यूज है तो वहां पर लिख सकते हो। आप अपना इंट्रो डायलॉग अब चेंज कर लो, ऐसा मैं देखूंगा बेटा, उस पर क्या वो भी नहीं पता मुझे। उस पर क्या है वो भी मुझे नहीं पता। 7007 का मतलब क्या है? ये मेरी पहली कार का नंबर भी था, अभी भी जो कार है उसका नंबर भी यही है। तो बस ऐसे ही। चलिए जी। तो अच्छा कार्तिकेय, ठीक है भाई, ठीक है। थैंक्स बताने के लिए। चलो जी, तो अब बताइए, पहले तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है। कोई पूछ रहा है सर आप कहाँ से हो, कोई पूछ रहा है आप आईआईटी कहाँ से कर रखे हो। इधर उधर बहुत सारी बातें नहीं, काम की बात करते हैं। होमवर्क कुछ दिया था क्या, पहले तो ये बताओ। कुछ होमवर्क था क्या? होमवर्क क्या था? कोई कह रहा कि सर इसका मतलब है 7007 का हम साथ साथ है। वाह भाई वाह। सही इंटरप्रिटेशन है भाई साहब। रीड करने के लिए मैंने आपसे बोला था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला था। अच्छा बताओ, एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं पढ़ी आप लोगों ने? बस बेटा, बस अब इधर उधर की बातें ना करें। अपना जो ये क्रिएटिव माइंड है थोड़ी देर के लिए बंद कर दो भाई, ये थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड बंद कर दो। और सब्जेक्ट की बात करते हैं, सारी क्रिएटिविटी सब्जेक्ट पर लेके आ जाओ। तो क्या क्या पढ़ा, चलो मैं थोड़ा सा आपसे अगर पूछता हूं। हम्म। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी? कौन से ईयर में दी थी उसने, बता सकते हो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी?
कौन से ईयर में दी थी? नाइनटीन हंड्रेड में, कोई लिख रहा 1802 में। अच्छा ये बताओ, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते? Following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century. कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट्स थे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है वो अभी नहीं पता आपको, बट एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये कुछ चार चीजें ऐसी थी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इनको हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसीलिए फाइनली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। ये सारी चीजें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी आपको। इसमें जो लिखा हुआ ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा वेट करो, जस्ट मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो फाइनली यहां पर आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ, प्लांक्स assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy. He suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner. He gave the name quantum to the smallest quantity of energy, quantum या photon भी कह सकते हो, that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. Right? That can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. Discrete means अलग अलग बेटा, टुकड़ों में। गूगल है बेटा, इतना गूगल पे ढूंढ लिया करो। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट लिख ही लिया था, a substance can emit or absorb light in discrete quantities. Emit or absorb light in discrete quantities called quanta or photon. And एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होगी, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी जो होगी वो h न्यू। दिस इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन। h जहां पर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ज्यादातर 6.62 लिख सकते हैं, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी। बिल्कुल आवाज आ रही बेटा, आपके एंड पर गड़बड़ है। अनुराग, मिलीकंस ऑयल ड्रॉप मेथड की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, है ना, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो।
जो नहीं पढ़ाया जा रहा है मतलब वो किसी काम का नहीं है, तो इसलिए डिस्टर्ब मत करो। तो यहां पर एक सिंगल फोटोन की एनर्जी ऑफ ए फोटोन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। इवन इसको आप न्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, एच सी बाय लेमडा, जहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समटाइम्स यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि h की वैल्यू फिक्स्ड है, c की वैल्यू फिक्स्ड है, तो क्यों ना हम पहले ही पुट करके इनको सॉल्व कर लें। तो अगर मैं यहाँ h और c की वैल्यू पुट कर देता हूं और इसको रीअरेंज करूं, तो ये आंसर आ जाता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा। यानी यहां से आप इस वेवलेंथ को नैनोमीटर में पुट कर दो तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी किस यूनिट में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस यूनिट में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है। एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, जो कि बहुत कम है। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी, राइट। तो एनर्जी, इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अब यहां पर वेवलेंथ किस यूनिट में पुट होगी, नैनोमीटर में ही पुट होगी। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस, चलिए इस पर करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला, ये प्लांक्स क्वांटम, प्लांक्स कांस्टेंट, आप सोचो 1900 सेंचुरी में, यानी उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था, आज के लगभग 120 ईयर्स पहले। और आज भी इसकी वैल्यू वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम वही डेटा यूज कर रहे हैं। आप सोचो कितनी दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, इनफैक्ट साइंस बहुत सारी बदल गई, बट प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आज भी जो है वही है। तो किस एक्यूरेसी से उन्होंने फाइंड आउट किया है, आप सोच सकते हो, मतलब अनइमेजिनेबल है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी। और प्लांक्स ने क्या कहा, जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में आ रही है। या तो आप एक फोटोन एब्जॉर्ब कर सकते हो या एमिट कर सकते हो। यानी कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है वो फोटोन्स के थ्रू करेगा, या तो एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन। जैसे होता ना कि आप कोई भी सब्सटेंस एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें एटम्स होंगे, 5 एटम, 10 एटम, 15 एटम, आधा एटम नहीं हो सकता। उसी तरह से आधा फोटोन नहीं हो सकता, आधा फोटोन नहीं हो सकता। समझ में आ गई मेरी बात। लिखिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं यहां पर, बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना आपको, ये इस पर डिपेंड करेगा कि किससे कैलकुलेशन कम हो रही है। जिससे कैलकुलेशन कम लगे वो वाला फॉर्मूला लगाना। एक वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6626 एंगस्ट्रोम। और ये आंसर जो आपको निकालना है जूल में निकालना है। एनर्जी किस में निकालनी है, जूल में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैविंग लैम्डा 310 नैनोमीटर। बहुत है। सक्षम ये क्यों अपना सोलर पैनल कन्वर्ट 1 फोटोन टू 1 इलेक्ट्रॉन, ये कहां की
इंफॉर्मेशन है बेटा तुम्हारे पास, मत सोचो जो कहा जा रहा है ना, बस उतना ही सोचो। श्रीलेखा आप सर, आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू। बिल्कुल सक्षम नहीं है। दृष्टि का आंसर भी आ गया फर्स्ट पार्ट का या सेकंड पार्ट का, देखते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट का तो आंसर आ ही गया। सुजय आएंगे, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे, डोंट वरी। सेकंड पार्ट का आंसर बिल्कुल सही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। एनर्जी ऑफ ए फोटोन जूल में बतानी, सेकंड पार्ट का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड का तो बहुतों ने लिख दिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर भी बताओ। हर्ष इज सेइंग 3 × 10⁻⁻34। फर्स्ट पार्ट का आंसर, चलो ऑप्शन लिखता हूं फर्स्ट पार्ट का, 3 × 10⁻⁻34। और फर्स्ट का आंसर कोई कह रहा है, फेजल कह रहा है 0.003। 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, आई थिंक माइनस पता नहीं कितना लिखा है। 3 × 10⁻⁻28 और 3 × 10⁻⁻29 और 3 × 10⁻⁻26 भी आ रहा है, सब आ रहा है। 3 × 10⁻11 भी आ रहा है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। 3 × 10⁻⁻29, 28, 10⁻⁻19, 1.8 × 10 की पावर। कितने अच्छे डेटा दिए मैंने आपको। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, राइट। ये जूल सेकंड, यूनिट सब ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हैं। सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 6.626 एंगस्ट्रॉम में, यानी 10⁻⁻10। ये कितना आ गया, 10⁻3। ये कितना आ गया, 10⁻⁻7। ऊपर गया तो 15, तो 3 × 10⁻⁻19। हाँ हाँ। कौन सी मैथ्स लगा रहे हो बेटा, कौन सी मैथ्स लगा रहे हो? कुछ लोगों का है 10 3 कुछ लोगों का था 3 × 10⁻⁻19। वेरी गुड, वेरी गुड एंगस्ट्रॉम, और हमें ये नहीं पता, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। उन सभी के लिए क्लैपिंग जिन्हें एंगस्ट्रॉम का मतलब नहीं पता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़े दिनों बाद पूछना सर ये 8 की टेबल आपने कैसे लिख दी, 8 × 7 कैसे लिख दिया है? एंगस्ट्रॉम का मतलब नहीं पता, हमें सब पता है। टेलीग्राम कैसे ऑपरेट करना होता है, यूट्यूब कैसे चलाना होता है, सब पता है हमें। कौन सा गेम कैसे खेलना होता है, लेकिन एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन नहीं पता हमें। बहुत बार आजकल जब ना, कभी कभी बहुत सारी जनता मुझे बोलती है ना, आज की जनरेशन बहुत एडवांस हो गई। नहीं, बहुत एडवांस हो गई जनरेशन, सही है उनको। हम्म,
पिकोमीटर भी नहीं पता होगा फिर तो। पिकोमीटर, फर्म है। तो आंसर इज 3 × 10⁻⁹ जूल। सेकंड पार्ट का ये तो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो क्योंकि यहां पर इस तरह से दे रखा है। तो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये डेटा भी किसमें, नैनोमीटर में, नैनोमीटर में है। तो ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें, 4 × 1.6 × 10⁻⁹ जूल। बिल्कुल बढ़िया जी आयुष। वैसे तो सीरियसली मैं बता रहा हूं, मेरा बिल्कुल 1% भी मन नहीं कि मैं आपको ये बताऊं, लेकिन अब क्या ना, आगे बीच बीच में कोई ना कोई पूछता रहेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी, बाकी गूगल पर और देख लेना। और ये सब है 8th 9th 10th क्लास की बुक में, ये सब है। लेकिन क्या करो, हम तो हम्म क्यों? अच्छा, कोविड था सर, एग्जाम तो दिए ही नहीं। हम्म ऐसा, बहुत सारी जनता कोविड के नाम पर है ना, बहुत फायदा उठाती है। फर्मी बोल सकते हो, मुझे फेम्टो का नहीं पता, बट 10⁻⁻15 चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस इस पार्ट पर आता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर आता हूं। एक फोटोन की एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं, राइट। एक फोटोन की एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं। देन एक और क्वेश्चन यहां पर अब मैं दे रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a bulb by a bulb of capacity 60 watt if it emits light of wavelength 662 60 वॉट का मतलब पता है? 60 वॉट का मतलब पता है? वॉट का मतलब होता है 6 वॉट, यानी जूल पर सेकेंड।
जूल पर सेकंड, यानी एक बल्ब 60 जूल एनर्जी पर सेकंड एमिट कर रहा है, राइट। और फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ कैपेसिटी 60 वॉट इन 1 सेकेंड। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में बताना है कि ये कितने फोटॉन्स एमिट करेगा इन 1 सेकेंड। आंसर किसके लिए देना है? 1 सेकेंड के लिए। इन 1 सेकेंड ये कितने फोटॉन्स एमिट करेगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सृजन सही कहा आप। वाट, जनता पूछेगी अब वॉट क्या होता है, मैं कहूंगा वॉट लगा दी बस। वॉट मतलब वॉट लगाना, और क्या है। ये आसान है, ये कोई नहीं पूछेगा। सृजन, सबको पता वॉट लगाना क्या होता है। दीपिका का आंसर आ गया, शुभम का आंसर आ गया, 10 की पावर 20। दृष्टि का कहना है सर 11th की बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर 9 पर देखो आप। तो आंसर कितना? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स 10 की पावर 20। ज्यादातर का आंसर तो 10 की पावर 20 आ रहा है। मयंक बेटा यार, तुम क्यों परेशान होते हो और परेशान करते हो? हाँ, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहले यहां पर क्या करें कि ये जो बल्ब है वो फोटोन जो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी? इतनी। तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होगी? फिर से वही फॉर्मूला, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3313 इंटू 10 की पावर -10। तो ये यहां पर पहले तो ये आ गया 10 की पावर 3, ये कट के आ जाएगा 2। तो यहां पर 10 की पावर -7 15, तो 6 इंटू 10 की पावर -19। ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, और 1 सेकंड में बल्ब कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? 60 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो एमिट होंगे, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? 60 जूल। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 6 इंटू 10 टू पावर -19। बिल्कुल सही, 10 की पावर 20 आंसर। बहुत बढ़िया जी। तो ये बल्ब 1 सेकंड में 10 की पावर 20 फोटॉन्स एमिट करेगा, 10 की पावर 20 फोटॉन्स एमिट करेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, जस्ट मिनट, यहां पर एक बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। एक
यहीं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर, फाइंड find the minimum wavelength of a photon required to break one the HH bond required to break the HH bond given, ये ऐसे लिखा जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो आप इसे कुछ हद तक, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इक्वल्स टू, ये डेटा में दे रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा डेटा जो है मैं इसी तरह से दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 6.62 इंटू 6.62 इंटू 6.022 या यूं कह दो इंटू 10 किलो जूल पर मोल। क्या दे रखी है यहां पर, फाइंड द, क्वेश्चन क्या, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एचएच बॉन्ड गिवन एचएच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, तो अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, और हम ये कहते हैं कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन चाहिए, यानी उस फोटोन की एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो इस एक बॉन्ड को तोड़ सके, यानी उस फोटोन की एनर्जी उस बॉन्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए कम से कम, या तो उससे ज्यादा हो बट कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो फोटोन की एनर्जी इस बॉन्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी दी गई है वो पर मोल की है, वो कितनी की है, एक बॉन्ड की नहीं है, एक मोल बॉन्ड की है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6.62 इंटू 6.022 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये किलो जूल में है, किलो जूल में है, ध्यान रखना। तो इसको 4 करके इसको जूल में कर देता हूं मैं, 10⁴, उससे ये वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट। ये एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई, और एक फोटोन की एनर्जी भी एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए, एक फोटोन की एनर्जी भी इतनी ही होनी चाहिए। तो इसको किसके इक्वेट कर दो आप, hc बाय लैम्डा। तो यहां से h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। डेटा मैंने अच्छे देने की कोशिश की है ताकि ज्यादा कैलकुलेशन अभी ना हो, ये 6.62 से ये कैंसिल आउट हो जाए। अब सारे डेटा बहुत अच्छे से ही दिख रहे हैं यहां पर। तो लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय ये 10⁴। तो ये भी 10⁴, ये 10⁻27 यानी 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब
3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 3000 एंगस्ट्रॉम। सही आया क्या? सही लिखा ना? 10⁻23। हाँ, सब कुछ सही लग रहा है भाई, सही है ना? हाँ, 3 × 10⁻⁻7, यानी इतनी वेवलेंथ वाला फोटोन अगर हम लेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मिनिमम नहीं, ये थोड़ा वर्ड यहां मिनिमम गलत हो गया, मिनिमम नहीं है, ध्यान रखना, मैक्सिमम है ये। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ अगर इससे ज्यादा हुई, इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तो एनर्जी कम हो जाएगी, लैम्डा बढ़ने पर एनर्जी कम होती, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, मिनिमम काट देना। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन रिक्वायर्ड, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, ध्यान रखना, वेवलेंथ ज्यादा यानी एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए। अनंदिता, अनंदिता 1.6 कब मल्टीप्लाई होता है वो देखिए आप, हर जगह नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है? सब समझ में आएगा बेटा, वापस करो, सिंपल मैथमेटिक्स है। नाउ ये तो बात होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता दिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब फाइनली वापस से हम आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पर। तो हेडिंग डालिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे हम उसकी बात करेंगे। वापस से सुनना बेटा, अलशत आया, आई थिंक अलशत या नाम यही दिख रहा मुझे। बेटा बहुत आसान कैलकुलेशन थी। तो अब हम आ जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ सही लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर इज करेक्ट। ये एक मोल कुछ नहीं किया मैंने, एक मोल की एनर्जी थी, मोल है मतलब इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, तो उससे डिवाइड कर दिया तो ये एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई, ये एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई। और एक बॉन्ड की एनर्जी किसके बराबर हो जानी चाहिए? एक फोटोन की एनर्जी के बराबर। तो एक बॉन्ड की एनर्जी को मैंने किसके बराबर कर दिया? एक फोटोन की एनर्जी के बराबर। और फिर मैंने इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। तो अब हम आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे उसकी हम बात करेंगे। अब इसको समझना पड़ेगा, थोड़ी हाईफाई लैंग्वेज है, ओके अक्षत। तो यहां पर अब हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, यानी हाईफाई सी लैंग्वेज है तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एक्चुअली यूं कह सकते हो कि आपको भी पता है कि रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल प्रेजेंट किया तब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेल स्टेब्लिश्ड थी, जैसा हमें पता ही है। और जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो ये कहती थी, वो ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक एक्सिलरेटेड मोशन में है, इज अंडर एक्सिलरेशन, जैसे हमें पता है कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये रदरफोर्ड ने कहा। तो इस पर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सिलरेशन मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी मूव कर रहा है, तो दैट इज अंडर एक्सिलरेशन, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है,
उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो तभी होगी जब उस पर कुछ एक्सिलरेशन होगा उस डायरेक्शन में। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सिलरेशन। तो मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इट मस्ट एमिट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, अगर ये एनर्जी एमिट करेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होते 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 फाइनली इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फाइनली ये जो है इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। यानी एक एटम को क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। रदरफोर्ड की थ्योरी इसको, रदरफोर्ड मॉडल इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक्चुअली रदरफोर्ड ने तो क्या किया, सीधा सीधा सोलर सिस्टम को कॉपी कर लिया। सोलर सिस्टम में जैसा होता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो रदरफोर्ड ने भी कह दिया कि चलो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सोलर सिस्टम में वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो सोलर सिस्टम में ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पिक्चर में ही नहीं आती है। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पिक्चर में नहीं आती। एज ए फैक्ट सुनो, ये सब जो बोल रहा हूं वो एज ए फैक्ट सुनो कि मैक्सवेल क्यों ऐसा कहता है, ये नहीं समझाया मैंने। हाँ, मैक्सवेल ने जो कहा है कि चार्ज पार्टिकल अगर अंडर एक्सिलरेशन है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, बस ये मैक्सवेल ने कहा है, हमें उसको यूज करना है। क्यों, उसके लिए तो पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, उस पर मत जाओ भी। तो यहां पर रदरफोर्ड ने सिंपली उस सोलर सिस्टम को कॉपी किया। सोलर सिस्टम में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि वहां कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं था, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसे रेडिएशन एमिट करना चाहिए, एनर्जी एमिट करनी चाहिए, यानी एक एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, रदरफोर्ड का मॉडल इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो पहला ड्रॉबैक लिखो यहां पर, पहला ड्रॉबैक लिखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू दी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चार्ज particles when accelerated must emit energy therefore an electron in an orbit in a circular path will emit energy and should fall in the nucleus following a spiral path but anything like this does not happen Rutherford failed to explain this. रदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है। रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जबकि मैक्सवेल की थ्योरी जो कि वेल स्टेब्लिश थी उसके अकॉर्डिंग तो उससे गिरना चाहिए। तो ये एक तरह का
ड्रॉबैक था। देखो इसकी लैंग्वेज, ये जो मैक्सवेल कह रहा है वो एज ए फैक्ट याद रखो कि हाँ अगर अंडर एक्सेलरेशन है तो एनर्जी एमिट करना चाहिए, एज ए फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और छोटा सा डाउट है, सेकंड ड्रॉबैक जो है मैक्सवेल की थ्योरी का, ये तो था फर्स्ट। सेकंड ड्रॉबैक, मैक्सवेल रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बताता कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये तो उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो सेकंड ड्रॉबैक इज इट सेज नथिंग अबाउट, ये मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिख रहा हूं ताकि कभी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आए तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे तो जनरली यही लाइंस होती है। इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, and the energies of these electrons। ना तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन ना इनकी एनर्जी के बारे में कुछ भी कहता है, ये एज इट इज आपको याद रखने। ये दो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल के। फाइनली आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल आया था 1911 के आसपास। रदरफोर्ड का मॉडल जो आया था 1911 के आसपास। उसके बाद 1915 में एक और साइंटिस्ट बोहर ने अपना मॉडल दिया, जिसे हम बोहर मॉडल बोलते हैं। बोहर ने अपना मॉडल दिया, और ये नील बोहर कह सकते हो, NEIL, नील बोहर ने अपना मॉडल दिया। और लेकिन जो बोहर था ना, बोहर भी एक बहुत वेल नोन साइंटिस्ट था। आपको इसका नाम इतना नहीं जाना जाता है, बट मैं आपको बता दूं, आइंस्टाइन एक टाइम था, ये जो आज की डेट में जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, आज की डेट में जो फिजिक्स आप जो पढ़ रहे हो वो क्लासिकल फिजिक्स है। जो क्वांटम फिजिक्स की जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग नील्स बोहर ने ही की है। बोहर के लिए मैं आपको बता दूं उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि इनिशियली ये जो क्वांटम फिजिक्स है, आपको पता है आइंस्टाइन तक को समझ में नहीं आई थी। आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा अपोज किया था क्वांटम फिजिक्स का। बट एक बहुत वेल नोन कॉन्फ्रेंस है, बहुत वेल नोन कॉन्फ्रेंस हुई थी, सॉल्वे कॉन्फ्रेंस, अराउंड 1927 के आसपास शायद, सॉल्वे कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि उस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे नोबेल प्राइज विनर्स थे जो शायद उससे पहले या उसके बाद कभी भी नहीं होंगे उस कॉन्फ्रेंस में। ऐसी कोई, यानी उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स थे। और उस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हो कि बोहर ने क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ कहा, आइंस्टाइन ने उसको अपोज किया, बट एट द एंड सभी को लगा कि नहीं, बोहर जो है वो करेक्ट है, आइंस्टाइन वाज इवन रॉन्ग, तो बोहर बहुत ही, यूं कह सकता, सिंपल सी लैंग्वेज में पूछूं तो बहुत पहुंची हुई चीज है। दो आज की डेट में हम इतना ज़्यादा नाम नहीं आता जैसे आइंस्टाइन या बाकी साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन या और भी बहुत, बट काफ़ी वेल नोन साइंटिस्ट। और बोहर की जो थ्योरी, जैसे रदरफोर्ड के लिए कहा जाता था ना कि उसको एक्सपेरिमेंट करने में वो एक्सपर्ट था, बोहर जो था ना वो थ्योरिस्ट था, उसकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग थी। और बोहर ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड का जो मॉडल था और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थी, रदरफोर्ड मॉडल और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को मिक्स करके उसने एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, और
इवन बोहर ने जो 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 एक्सप्लेनेशन दिए उससे हम एक एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत कुछ कमेंट कर सकते थे, और एटम के स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम के बारे में हम बहुत कुछ कमेंट किया। तो बोहर ने, फिर से बोल रहा हूं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बोहर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स को मिक्स किया। तो लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन, बोहर मॉडल इट इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल and Planck's quantum theory. And Planck's quantum theory. दोनों को मिक्स कर दिया उन्होंने, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कहा उसने? तो उसके कुछ स्टेटमेंट्स है जिसे हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। पोस्टुलेट्स का मतलब अजम्पशन कह सकते हो। तो बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। फर्स्ट वन, ये तो नॉर्मल एक स्टेटमेंट था बोहर का कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कह सकते हो इस स्टेटमेंट में कुछ भी नया नहीं है। एन एटम हैव a nucleus where all the neutrons and protons are present, neutrons and protons are present, and electron revolves in circular orbit around the nucleus. Around the nucleus. तो ये कुछ भी नया नहीं। आप कह सकते हो सर ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, यस, और यही चीज वापस बोहर भी कह रहा है। लेकिन अब इसमें बोहर ने और क्या ऐड किया उसकी बात करते हैं। इसमें बोहर ने क्या ऐड किया अब मैं वो बता रहा हूं। तो बोहर ने कहा कि एक न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। ये तो आपको एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ तो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। इस परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, किसी और प्लेन में भी होंगे, तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। तो बोहर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स ध्यान रखना, ये उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब क्या, वो भी समझा रहा हूं। आउट ऑफ, सेकेंड पॉइंट इज आउट ऑफ infinite number of circular orbit, an electron can revolve in only those orbits for which angular momentum is integral multiple of h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या मतलब हुआ इस लाइन का?
इस लाइन का मतलब ये एंगुलर मोमेंटम, पता है ये क्या होता है, पढ़ चुके हो फिजिक्स में। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, कैसे रिप्रेजेंट करें उसको, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। जैसे एक होता है लीनियर मोमेंटम एम वी, लीनियर मोमेंटम इज एम वी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर, एम ओमेगा या एम वी आर, राइट। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर ये h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां पर इस n की वैल्यू इंटीग्रल मतलब 1 2 3 ऐसे ही हो सकती। इसका क्या इंपैक्ट है, इसे पता क्या कहा जाता है, बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोहर्स, दिस इज known as Bohr's quantization of angular momentum। मतलब एक्चुअली बोर्स ने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया, यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो h अपॉन 2 पाई हो सकती है, या 2h अपॉन 2 पाई हो सकती है, या 3h अपॉन 2 पाई हो सकती है, यानी h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकती है, उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकती। हाफ ऑफ h अपॉन 2 पाई नहीं हो सकता, 3/2 ऑफ h अपॉन 2 पाई नहीं हो सकता। ये एक तरह से प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की तरह ही हो गया। जैसे प्लांक्स ने पता क्या किया, लाइट को क्वांटाइज्ड कर दिया। क्वांटाइज्ड का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी में तोड़ दिया। तो एक तरह से यूं कह दो कि प्लांक्स ने लाइट को क्वांटाइज्ड किया, बोहर ने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया। यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो h अपॉन 2 पाई हो सकती है, या 2h अपॉन 2 पाई हो सकती है, या 3h अपॉन 2 पाई हो सकती है। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे भाई एच अब यहां पर यही होगा यार, यमन थोड़ा सा तो अपन दिमाग लगाएं। इससे थोड़ी देर पहले एच क्या था, एच फॉर हैन, एच फॉर हैन है। यहां पर क्या लिख रहे हैं अभी तक, यहां पर एच को तो यहां पर बोहर ने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटिटेशन हो गया। यानी या तो एंगुलर मोमेंटम के लिए h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई, यानी केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई या 3h अपॉन 2 पाई होगी। बाकी के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करेगा। और ऐसे ऑर्बिट्स को, ऑर्बिट का मतलब क्या है, ऑर्बिट का मतलब यहां पर इन सर्कुलर पाथ, इसको ऐसे लिख देना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को ही हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट। रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ, ब्रैकेट में लिख देना सर्कुलर पाथ यानी ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट है इनको कहा गया स्टेशनरी एनर्जी लेवल। दीज ऑर्बिट्स these orbits are called stationary orbit। these orbits are called स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी स्टेशनरी ऑर्बिट किसके लिए कहा गया, जिसके लिए mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई होगा। और फिर बोहर ने एक लाइन लिखी, बोहर ने एक स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, थर्ड वन, जब तक एक इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, भाई भाई भाई, हाँ अब कोई पूछ रहा सर आर का मतलब तो आपने बताया ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ही नहीं, फिजिक्स पढ़ी नहीं, हम तो केवल केमिस्ट्री से ही जेई का एग्जाम क्लियर करेंगे, है ना। एंगुलर मोमेंटम में आर क्या होता है बेटा, सर्कुलर पाथ की रेडियस, v क्या होती है उसकी स्पीड, m क्या होता है उसका मास। क्यों साइंस को तुम हैं, थोड़ा रहम करो साइंस पर।
तो जब तक वो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, बोहर ने भी एक्सप्लेन नहीं किया क्यों नहीं करेगा, बट बोहर ने मना कर दिया साफ कि नहीं करता है। क्यों नहीं करता नहीं पता। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक भी है, तो बोहर का भी ये ड्रॉबैक है। तो एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट lose or gain energy as far as it revolves in a stationary orbit। जब तक ये किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, वो कब एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करेगा, वो कब एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करेगा, जब वो किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से, जब वो किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। सृजन, यहां पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मैक्सवेल की थ्योरी, यहां पर भी ड्रॉबैक है। जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था वो बोहर का भी है, वो बोहर का भी है। तो एनर्जी कब वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा? एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी when it jumps from one stationary orbit to another। जब एक से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। फर्दर बोहर ने क्या कहा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इन ऑर्बिट्स की, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस energy of orbit increases। इनफैक्ट इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कुछ नेमिंग भी की गई, आई थिंक थोड़ी बहुत आपको भी शायद पता है। ये फर्स्ट n इक्वस टू 1, जो पहला शेल है उसको हम कहते हैं n इक्वस टू, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 4। इसको कहा जाता है k शेल, l m n। यानी जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं k शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद l, फिर उसके बाद m। शेल वर्ड यूज होता है इन ऑर्बिट्स को, शेल, k शेल, एल शेल, एम शेल, ऑर्बिट या शेल वर्ड यूज कर सकते हो आप। के लिए, इस के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, फिर 3 है, के एल एम एन। बहुत है इतने, ये सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके होंगे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी बढ़ती है, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी बढ़ती है, राइट। बट यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोहर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो या तो वो एक फोटोन एमिट करता है या वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है। ये इस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो लोअर से हायर में जा रहा है या हायर से लोअर में जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन emit or absorb
1 photon, only 1 photon पर जंप। इस लाइन को समझना होगा, इस लाइन को समझना होगा। विपिन बेटा आप पूछ रहे हो स्टेशनरी ऑर्बिट, पहले ही बता चुका हूं। अब जो तुम पूछ रहे हो ना, पहले ही बता चुका हूं, तुम भूल गए, तुम सो रहे थे, राइट। एन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब ओनली 1 photon, 1 photon पर जंप। इसे पता, मैं ऐसे भी बोलता हूं 1 jump 1 photon पॉलिसी, जैसे बहुत बार नहीं है ना, सरकार की पॉलिसी होती है, शायद सुना होगा थोड़ा आपने, हम दो हमारे दो, समथिंग लाइक दैट। 1 photon 1 jump, 1 jump 1 photon पॉलिसी। क्या है ये, सुनना इस चीज को। लेट्स से ये 2 या 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। वैसे तो इनकी एनर्जी नेगेटिव होती है, राइट, लेकिन यहां पर कुछ भी मैं रैंडमली वैल्यूज ले रहा हूं। मान लो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये 3 एनर्जी लेवल्स की एनर्जी है। अब मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहां से फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जा रहा है, फर्स्ट से सेकंड लेवल में जा रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई? जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन चाहिए, तभी वो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर 3 का तो नहीं है मेरे पास, एक काम करूं सर 2 का है और एक का है, तो 2 फोटोन है, एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो क्या उससे ये इलेक्ट्रॉन 1 से सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तभी जाएगा जब एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन मिले, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। इवन अगर आपके तो अच्छा 3 का तो नहीं है, 4 वाला है, तो ऐसा होगा कि 4 में से 3 एब्जॉर्ब करके एक को छोड़ देगा। नहीं, फोटोन या तो पूरा एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, पूरा एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, यानी एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला चाहिए, या फिर 3 के बजाय कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहां पर जो फर्स्ट लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या 8 वाला करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सर अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो एक काम करते हैं 4 के 2 दे देते हैं, नहीं, 1 जंप 1 फोटोन, सीधी सी बात है। एक जंप से 2 फोटोन रिलेट नहीं हो सकते, एसोसिएट नहीं हो सकते। 1 जंप 1 फोटोन पॉलिसी। इवन उल्टा आ रहा हो कि यार यहां से कोई नीचे आ रहा है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट करेगा, क्योंकि यहां एनर्जी 10 है या 2 है। तो ऐसा नहीं कि सर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ना करे, 4 के 2 करते, नहीं करेगा, 4 के 2 भी नहीं करेगा, एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करेगा। तो एक जंप एक फोटोन। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं और आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, ये थोड़ी चीजें स्ट्रेंज है, आज भी सही पूछो तो थोड़ा अजीब सा ही है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक एटम काफी ज्यादा यानी कंफ्यूजिंग कह सकते हो, मिस्टीरियस कह सकते हो। आज भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, बहुत सारी चीजें नहीं पता। इनफैक्ट बोहर ने भी इस चीज को कैसे समझाया कि ये जो जंप्स हो रहे हैं ना, ये मिस्टीरियस जंप है, थोड़े से मिस्टीरियस मतलब थोड़े से सीक्रेट जंप्स है, समथिंग लाइक दैट। यहां पर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके नहीं जा रहा है, ट्रेवल करके नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने, सोचो आप, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो यहां था उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, एक फोटोन एब्जॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो हम ये कहते हैं कि ये यहां से गायब हो जाएगा और यहां अपीयर हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत तो क्या लगता है, ट्रेवल करके नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ उसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यूं कह दो यहां से गायब यहां अपीयर। मिस्टीरियस जंप इसको बोला जाता है, यानी एक जगह से गायब दूसरी जगह अपीयर। क्योंकि ट्रेवल करके जा रहा है, इसका मतलब तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे, जबकि उसने फोटोन तो पूरा ही एक साथ अब्जॉर्ब कर लिया, धीरे धीरे थोड़ी अब्जॉर्ब किया है।
अगर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसा होगा। तो इसीलिए यहां से गायब यहां पे, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, डायरेक्ट यहां जंप करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा, बीच में ट्रेवल नहीं कर रहा। हाँ, ये सब इमेजिनरी है बेटा। आपको पता है एक टाइम पर इनिशियली क्लासिकल फिजिक्स थी, आज की डेट में हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि सही है। और वो क्वांटम फिजिक्स पूरी हाइपोथेटिकल है, वो पूरी हाइपोथेटिकल है, बहुत अजीब सी है। लेकिन वो हाइपोथेटिकल थॉट्स आप शायद अभी पढ़ नहीं चुके हो, आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी। आपने पता हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है केमिस्ट्री में? हाइब्रिडाइजेशन पूरा प्रेडिक्शन है। देखो बेटा, थोड़ा आगे पढ़ोगे ना, लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम अभी जानोगे, यानी तुम्हें साइंस पर प्राउड भी होगा, बट साथ में तुम्हें लगेगा कि यार, इस साइंस भी साइंस नहीं है यार। ऐसा लगेगा कि साइंस जो है वो एक तरह से बहुत जगह पर आपको लगेगा कि लॉजिक ही नहीं मेरे पास कुछ। बट फिर भी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, आप सोचो, साइंस ने तब भी इतनी प्रोग्रेस कर ली, इतनी लिमिटेशंस के बाद आज अगर हम इस स्टेज पर आ गए हैं तो यूं कह सकते हो कि वो भी कमेंडेबल है। इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी लिमिटेशंस, इतने सारे इफ्स एंड बट्स, फिर भी आज जिस स्टेज पर है वो कमेंडेबल कह सकते हो आप। बिल्कुल, ये तुक्के ऐसे नहीं है बेटा, बहुत। तो साइंस वालों ने यूं कह दो कि इतना इस तरह से उन्होंने तुक्के मारना स्टार्ट कर दिया कि उनके तुक्के भी सटीक होते हैं, प्रेडिक्शन भी सटीक होने लग गए। यस, डेफिनेटली आज की डेट में हम, आपको लगता नहीं, फिर भी आज की 90 बहुत टाइम 90%, 99% हम सही सही प्रेडिक्ट कर देते हैं वेदर को। स्टॉर्म आता है, साइक्लोन्स आते हैं, पता चल जाता ना भाई, सब पहले पता चल जाता है। वो साइंस का जो एडवांसमेंट है, वो आज आप फोन पर बात कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, आज के 25 साल पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि यार आप एक दूर बैठे हुए किसी को वीडियो कॉल कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैं इन्हीं हमारे, जब मैं कॉलेज में था, बीएचयू में था ना, तो पता है हमारे पास मोबाइल फोन, ऐसा लगता मोबाइल फोन, बड़े बड़ी साइज के मोबाइल फोन आते थे। पहला जो फोन बना था ना, मोटोरोला ने जो पहला फोन बनाया था, उसका वजन शायद कहते हैं कि 1-2-3 किलोग्राम के आसपास था। हमारे टाइम पर कॉलेज में तो फोन ही नहीं थे। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो फोन, मोबाइल फोन में इनकमिंग चार्जेस लगते थे फोन उठाने के भी, और वो अच्छे खासे, 4 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए पर मिनट के चार्जेस लगते थे। लोग बाग बस मिस्ड कॉल देखते थे, फोन नहीं उठाते थे, फिर फोन काट के लैंडलाइन पे जाते थे, फिर फोन करते थे। अगर उनके पास किसी मोबाइल पे फोन आता था ना, वो देख, अच्छा इस नंबर से फोन आया, उठाएंगे नहीं, बस काटेंगे, फिर किसी एसटीडी बूथ पर जाएंगे, वहां पर फोन करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सस्ता था। चलिए, वो एक अलग बात हो गई। तो 1 फोटोन 1 जंप, यानी एक फोटोन एक जंप होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब फाइनली लास्ट स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट है। और इवन यहां पर यह भी बता दूं थोड़ा सा इसमें, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रहा है, तो लोअर लेवल की एनर्जी कम है, हायर लेवल की एनर्जी ज्यादा है, तो उन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा, लोअर लेवल से हायर लेवल, उतनी एनर्जी का क्या एमिट होगा? फोटोन, यानी एनर्जी ऑफ ए फोटोन। उतनी एनर्जी वाला फोटोन या तो वो एमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, जिसको हम एच न्यू या एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, ई हायर माइनस ई लोअर। एंड लास्ट वन, सेवंथ स्टेटमेंट, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आपको भी पता है कि टुवर्ड्स द सेंटर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो मिलना चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन।
तो लिख सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस provide the required सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, मत पूछना बेटा, मत पूछना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। हाँ, हिम्मत भी मत करना, नहीं पता है कोई बात नहीं। हाँ, वो ध्यान वैसे सोच देना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब पापा के चप्पल से एक पड़ती ना जोरदार, अगर जिनको नहीं पता हो, तो उससे जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जूता भी हो सकता है। तो mv²/r ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, must be equals to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r²। जहां पर, यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, ये तो है न्यूक्लियस जिस पर चार्ज है Ze, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक तरह से मान लो Q1, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q2, Q1 न्यूक्लियस पर चार्ज, Z उसका एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। E की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, बट न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 2 3 यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो Ze, ये इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज Q2। तो यहां पर K Q1 की जगह क्या लिख सकता हूं? Ze। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? E, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय r²। यानी ये यहां पर एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि ये जो इक्वेशन आई है, ये तब है जब हम मान रहे हैं कि और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी लिख सकते हो आप। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, ये जो फॉर्मूला लिखा है उसी के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए, यानी एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फाइनली यहां पर अब इवन ये जो बोहर मॉडल है, इस बोहर मॉडल से हमें एक तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां होंगे, और इवन उसकी एनर्जी भी बता सकते हैं, इवन उसकी एनर्जी भी बता सकते हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास अब आ गई, mvr इक्वल्स टू NH/2π, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r²। k की वैल्यू मैं पहले से ही बता चुका हूं। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2।
अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करें तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी रेडियस वाले पाथ पर रिवॉल्व करेगा, कौन कौन सी रेडियस वाले पाथ पर, और उन पाथ पर उसकी स्पीड क्या होगी, वो भी आप यहां से निकाल सकते हो, वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन 1 से, बाय इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं बाय इक्वेशन 1, v की वैल्यू ये आई, इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं बाय पुटिंग इट इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, m बाय आर तो अलग है ही है, v स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आर की एक वैल्यू आ जाएगी विच इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। ये क्या आया, रेडियस ऑफ पाथ, स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन इस एक्सप्रेशन में h की वैल्यू फिक्स्ड है, k की वैल्यू फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है। एक बार सारे कांस्टेंट की वैल्यू फिर से मैं लिख देता हूं, 6.626 इंटू 10⁻34, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9, सब ऐसा यूनिट में है। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, पाई वगैरह की वैल्यू आपको पता है। तो अगर ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी जाए तो इस आर की वैल्यू पता क्या आती, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रोम में, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रोम। आपको ये फाइनल रिजल्ट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ये दोनों ही याद रखने। क्वेश्चन इस पर भी आते हैं, क्वेश्चन इस पर भी आते हैं। राइट हाँ बेटा गोविंद, यूनिट भी मैं ही लिख दूं, तुम तो आराम करो, बिल्कुल आराम करो, सब मेरे ऊपर है ना, ढूंढो बेटा, सब मिलेगा। तो के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये दिख रही है, के इज कांस्टेंट। फिर से बता दीजिए सर। हाँ हम तो सर, ये बात फिर से बता दो, फिर से बता दो, आज बताओ, कितना मजा आता है बेटा। 5-6 साल ले लो, काम करो, जेई वालों से कहना कि यार हम अगले इस भी दिन 2025 में नहीं देंगे, हम 2035 में जेई देंगे हैं। सृजन, ये एजम्पशन कह दो, जो भी कह दो, ये स्टेटमेंट है जो हमें फॉलो करना है। ये सब प्रेडिक्शन है, ये जो पूरा बोहर मॉडल है ये पूरा एक प्रेडिक्शन है कि ऐसे सोचो। ये बोहर का थॉट है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। हमें जैसा बोहर ने कहा वैसा हम कर रहे हैं, कि बोहर ने कहा ऐसा सोचना है, हम वैसे ही सोच रहे हैं, उसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बोहर मॉडल बोहर का दिमाग, रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड का दिमाग, हम तो उनको केवल क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यहां से आर का एक्सप्रेशन आ गया और इस आर की वैल्यू को वापस यहां पुट कर देंगे तो हमें वी का भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वी का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। समझ रहे हो, इस आर की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो वी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये m से m कैंसिल, यहां से अब आ जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। फिर से सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए तो 2.188 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड।
दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या याद रखना है, यहां z ऊपर है, n नीचे है। आर वाले फॉर्मूले में एन स्क्वायर बाई जेड, यानी मेनली याद जो रखना वो ये रखना है कि आर जो है वो एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वी जो है वो जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी याद रखना है इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एन डबल करने पर आर की वैल्यू क्या होगी, एन डबल करने पर आर की वैल्यू 4 टाइम्स होगी, एन डबल करने पर स्पीड 2 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, एन की वैल्यू बढ़ा रहे हो, स्पीड कम होती जा रही है। यानी सेकंड ऑर्बिट में स्पीड कम होगी, थर्ड में और कम होगी, फोर्थ में और कम होगी, फर्स्ट में ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे दूर जा रहे हो रेडियस तो बढ़ेगी, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है, एन की वैल्यू 1 2 3 रेडियस बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है। राइट, अभी केवल फॉर्मूले लिखाए हैं, इन पर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट आप लोगों को मिल गई होगी, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट में से मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट में से मैं होमवर्क दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट। ओ, 1 में तो ज्यादा नहीं है, 1 से लेके 4। S1 में 1 से लेके 8 तक। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट में से है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिनको बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आई ना, वापस से लेक्चर सुनना, क्योंकि कोई पूछ रहा है एन क्या है, कोई पूछ रहा है जेड क्या है। फिर से लेक्चर सुनना, सारे जवाब मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे। लेक्चर को वापस से सुनना, आप जो भी सोच रहे हो वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, है ना। पहली बार में कोई बात नहीं, एक बार और सुनो। शीट आपके ऐप पे ही मिलेगी आपको। ऐप में ऊपर देखिए नोट्स सेक्शन है, वहां पर सब मिलेगा, शीट्स भी मिलेगी, ठीक है। एन एनर्जी लेवल बोल दो, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, शेल का नंबर बोल दो, सब लिखा हुआ है। लेकिन क्या करो, यहां पर हर एक चीज को 10 10 बार बोलो तब भी नहीं समझ में आता। एन इक्वस टू 1 2 3 4 सब लिखा हुआ है यहाँ पर। शेल, हाँ, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर बोल दो जेड को। जेड इज एटॉमिक नंबर, की कितने प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में हैं। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, उस पर डिपेंड। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो क्या करो, मुझे भी पता है क्या होता है, डांस नहीं होता मेरे से भी, बहुत प्रॉब्लम आती है, क्या करूं बताना। और अच्छा गाना नहीं गा पाता यार, गाने गाने में भी प्रॉब्लम होती, क्या करूं बताओ यार। या क्रिकेट नहीं खेल पाता मैं, विराट कोहली की तरह छक्के नहीं मार पाता, रन नहीं बना पाता है। कुछ सजेस्ट करो बेटा। हम्म, बताओ बताओ।
किसी ने मेरे से पूछा कि सर कैलकुलेशन टफ है, बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाता। अच्छा, कुमकुम का कहना है सर डांस मत करो, किसी का कहना है सर गाना मत गाओ, ऐसा। हाँ, पता सबको आंसर, सबको सब पता है, जनता को सबको पता क्या करना है। हाँ, सब लिख रहे हैं सर, और डांस की प्रैक्टिस करो और गाने की प्रैक्टिस करो। दूसरे को जब ज्ञान देना होता है ना, तब बहुत सब दिमाग चलता है, जब खुद पे आती तो भूल जाते हैं, खुद पर जब आती तो भूल जाते हैं। अभी अभी कोई छोटा भाई पढ़ रहा होगा ना, अगर वो 4 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो क्या कहेगा, अबे ढंग से करना, इन क्वेश्चन को बार बार कर, प्रैक्टिस कर। उसको खूब ज्ञान दे देंगे, छोटे भाई बहन को खूब ज्ञान दे देंगे, उसको बता देंगे कैसे पढ़ना होता है, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, सब बता देंगे उसको। नहीं, छोटे भाई बहन को तो सब बता देते हैं। चल वापस याद कर, इतना सा भी तेरे से नहीं हो रहा है, इतना सा याद नहीं कर सकता, इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, पढ़ा नहीं जाता तेरे से। और जब खुद पर आती है तो रूल्स बदल जाते हैं साहब, रूल्स बदल जाते हैं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।